लोगों ने क्या उम्मीदें थी कि अच्छे दिन आएंगे, बट अच्छे दिन तो आए नहीं। प्रधानमंत्री जी अक्सर मन की बात करते हैं, कभी वो काम की बात नहीं करते। कभी आपने देखा हो कि उन्होंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। विदेश में जा कर के अक्सर जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष या कोई बड़ा नेता किसी भी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ व्यवस्था है हर उसकी कि आपको सामना करना पड़ेगा। आप हिंदुस्तान में तो कर नहीं रहे, लेकिन आप बाहर वालों से भी मुँह छुपा के निकल जाते हो। आपने बात की जैसे हरियाणा से मंत्री हैं अरविंद शर्मा जी, उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर तो एक भी पेपर लीक नहीं हुआ अभी तक। आपने कहा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने गिनवाए हैं कि 78 पेपर लीक हुए। जी, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बीजेपी तो मान ही नहीं रही। कोई कल पेपर लीक ही नहीं। जितने भी कोई भी बात आप करोगे वो मानेंगे तो है ही नहीं, मानना तो उन्होंने है नहीं। गुटबाजी हर जगह है, पूरे हरियाणा के अंदर है। अब कैथल के अंदर देवेंद्र हंस है, हुड्डा गुट का माना जाता है। विकास सारण है, हुड्डा गुट का है। जब भी आप कोई ऐसा कॉल देते हो तो ये एकजुट क्यों नहीं कर पाते? अगर कोई गुटबाजी वाली बात होती तो रामचंद्र फिर सुल्तान जटेवाड़ा जी का कैसे साथ देता। पार्टी के आम आदमी तक भी ये रहा राहुल जी का भी, अगर किसी को डर लगता है ना तो वो छोड़ दे। बड़े नेताओं के लिए भी बड़ी साफ सी है कि जो निर्भय होकर पार्टी के लिए काम कर सकता है, ठीक है। अगर किसी को डर लगता है वो थोड़ा दूर रहे। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने एक बात पे कटाक्ष किया, जैसे हुड्डा साहब ने कहा कि भाई आगे अब साथ दे, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पलटवार किया कि अब तो आपको मेरा साथ देना चाहिए। जी, तो इसको लेकर आप क्या मानते हैं? तो बड़ा वायरल बयान हुआ है ये। उन्होंने वो कहा कि अब हमने लंबे समय से हम तो आपका साथ ही दे रहे हैं, एक बार आप हमें आशीर्वाद दो। तो इसमें क्या अर्ज है? बांगर की चौधर का बड़ा नारा चलता है और रणदीप जी कहते हैं स्टेज से कि बांगर की चौधर तो भाई लेके आनी है। तो बांगर की चौधर की भी लड़ाई है। वो ये जरूर कहते हैं आप लोग मेरा साथ दो, सत्ता आपके दहलीज पे लेके खड़ी कर दूंगा, ऐसा तो वो कहते हैं। लेकिन उन्होंने बांगर की चौधर वाला कभी नहीं कहा। कलायत में इलेक्शन से पहले की बात है, तब कहते थे रणदीप जी, नहीं। कहीं कहीं रैलियों में कहा। क्योंकि बड़े नेता है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, आते हैं तो किसान भवन आते हैं। अगर जयप्रकाश जी आते हैं तो उनका जो आवास है वहाँ आते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि सारे जो कार्यकर्ता है एक जगह एकजुट हो, भाईचारा बढ़े। हमारा उसे छात्रावास रोड वाले में भी गुजारा हो रहा था और इनका 5 स्टारों में भी गुजारा नहीं हो रहा है। मेरी विधानसभा में भी थे ऐसे साथी, अगर उनको टिकट मिल गया तो वो पार्टी के, अगर टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी के नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका द एयर न्यूज पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ कैथल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामचंद्र गुर्जर जी हैं और इनका जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है वो बड़ी जबरदस्त रही है और 26 साल से लगातार कांग्रेस में रह रहे हैं। और ये एक बड़ी बात होती है, गिने चुने लोग हो गए तो लगातार कांग्रेस में 26 साल से हैं, क्योंकि जब भी ये होता है ना कि इसकी कोई सरकार आ गई तो साथ के साथ चले जाते हैं। स्वागत है आपका द एयर न्यूज में। धन्यवाद कैसे भाई हैं साहब, थैंक यू, धन्यवाद। जी, तो थोड़ा बताएं सर, गांव और अपनी पृष्ठभूमि राजनीतिक में कैसे आना हुआ, थोड़ा बताएं सर। भाई साहब, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ और मैंने ग्रेजुएशन आपके कैथल से ही RKSD कॉलेज से करी। उसके बाद राजनीति में कोई हमारे परिवार से वैसी हो नहीं, कोई मेरे बाप दादा या कोई राजनीति में रहे हों। 1991 से हमने राजनीति का थोड़ा थोड़ा कदम रखने शुरू किए और 2000 से लेकर के अब तक वर्तमान में मैं कांग्रेस पार्टी के साथ ही हूँ। 2000 से लेकर के 2026 के बीच में कांग्रेस पार्टी में कई तरह के उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमने अपनी निष्ठा कांग्रेस पार्टी के प्रति ही रखी और कांग्रेस के साथ लगे रहे। आज भी कांग्रेस के, मैं ये कहूँ कि आज जैसे अब पार्टी ने मेरे को पिछली साल 12 अगस्त को जिलाध्यक्ष बनाया, लगातार कांग्रेस के साथ रहे। किसानी की, अगर हम खेत किसान की बात करें, छोटा जिम्मेदार हमारा है, खेती बाड़ी से ही जुड़े रहे। पशुपालन का, खेती का, 90 के अंदर हमने आड़त की दुकान की डांड मंडी में रमेश चंद्र सतीश कुमार के नाम से। 2004 में हमने पहली यूनिट राइस मिल की लगाई डांड में और अब 2022 में दूसरी यूनिट लगाई और राइस मिल का भी काम करते हैं, आड़त का भी काम है और खेती बाड़ी वाला भी। मेरे परिवार में 4 भाई हैं हम, मैं सबसे छोटा हूँ। बड़े भाई देशराज जी, वो मार्केट कमेटी से VRS ले लिया था जब हमने सेलर लगाया। उससे छोटे 2 भाई वो खेती का ही काम करते थे। मैं ग्रेजुएशन के बाद 89 में हरियाणा पुलिस ज्वाइन की मैंने। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद
उसके बाद लगभग ट्रेनिंग पूरी हो गई थी, 4 महीने हम एचएपी में भी रहे। पर वहाँ ये लगता था कि अभी ठीक जगह नहीं। जी। उसके बाद फिर मैं दोबारा गाँव में आ गया, हमने आड़त की दुकान करी, जैसे मैंने आपको बताया, सेलर लगाया, और उसके साथ-साथ राजनीति में भी कांग्रेस पार्टी की राजनीति 2000 से लेकर के अब तक कांग्रेस पार्टी में ही। तो इसके साथ निर्दलीय की शुरुआत 1996 में हुई पुंडरी में, तो वहाँ भी उस टाइम थे आप जब 90 से आप जी, ऐसी बात कर रहे हैं? सन 1996 में पुंडरी विधानसभा से हमारे सीनियर थे, मेरे गुआंढी हैं, पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने चुनाव लड़ा था आज़ाद, और वो उस समय हवीपा की राजनीति करते थे। टिकट मिला नहीं, उसके बाद हमने एक मीटिंग करी और उनको आज़ाद चुनाव लड़ाया, वो चुनाव हम जीत गए थे। उनके साथ रहे, हम उम्र थे, बढ़िया 5 साल जितना भी हो पाया नरेंद्र जी ने और हमने लोगों के काम करने की कोशिश की। वहीं से राजनीति का असली तो वो था कि एक ऐसा विधायक जिसके आपकी उसकी किचन तक, उसके बेडरूम तक, उनके साथ मैं नरेंद्र का उँगली पोंछा पकड़ करके वो रखता था, क्योंकि जब चुनाव में आप साथ-साथ रहे तो किसी तरह का कोई गैप नहीं था। हाँ। असली शुरुआत तो 96 में वहीं से हुई। उसके बाद फिर मैं कांग्रेस पार्टी के साथ 2000 से लेकर के अब तक कांग्रेस में। क्षेत्रीय दलों की तो सुनी है कि चौटाला परिवार के साथ अब तक लोग रहते हैं, दूसरे दलों के साथ भजनलाल जी का परिवार की बात करें। लेकिन कांग्रेस में रहना तो वजह क्या है अब तक आप, क्योंकि सरकार आती-आती चली जाती है और उसके बाद भी आप लोग कांग्रेस में? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2000 से हम कांग्रेस के साथ हैं। कोई ज़्यादा बड़ी महत्वाकांक्षाएं तो हमने पाड़ी नहीं थी, हाँ। और ये था भी बड़े बुजुर्ग भी कहते आए कि थोड़ पड़ा पत्थर भारी है। कहीं दूसरी जगह जाएं तो उस भाग दौड़ में भी कुछ नहीं। आप एक जगह रहोगे, अब पार्टी में एक जगह काम करने की वजह से, पार्टी के प्रति निष्ठा से, ईमानदारी से काम करने का ही परिणाम है कि जब भी कोई पुंडरी विधानसभा की अगर मैं बात करूं, जब भी दिल्ली से कोई नेता चलता था और ये पूछें कि पुंडरी में कांग्रेस के किसके पास जाएं, चाहे वो नवीन जिंदल जी का समय रहा हो, चाहे उसके बाद अब मैं रणदीप जी के साथ हूं, तो जब भी बात आती थी पुंडरी विधानसभा में तो एकमात्र नाम कि भाई उनसे मिलना, वो आपकी मीटिंग भी कराएंगे, या मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी है, पार्टी के कोई प्रोग्राम है, हम पूरी ईमानदारी से काम करते रहे। जी, तो बीजेपी आई जैसे 2012 में एक मूवमेंट चला, उसके बाद आपने जैसे बाबा रामदेव जी का पहले ज़िक्र किया था, हम बैठे थे। तो क्या वजह मानते हैं आप जो एक जेन ज़ी की आज मूवमेंट चल रही है उसमें? आज लगभग 12 साल हो गए, पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है। आज असली मायने में जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, उस पे कहीं न कहीं आँच आ रही है। आम आदमी अपनी बात कहने से डरता है। आम आदमी को अब जैसे मैं संगठन में हूँ 1 साल से, अगर हम बात करें लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने की, लोग दबाव में, प्रेशर में हैं कि भई ये सोच के, जबकि कुछ नहीं, रोज़गार नाम की कोई बात नहीं। हाँ, हाँ। ये एक बात कहते हैं कि पर्ची खर्ची नहीं, लेकिन हमने देखा कि जो अच्छी नौकरियां थी, ए क्लास जो नौकरियां थी, वो हरियाणा के युवाओं के लिए नहीं रही। कौशल रोजगार में जिन बच्चों को लगाया जाता है, वो भी चुनाव से सिर्फ 6 महीने पहले, बीच में अब आप देखना 2028 तक किसी तरह की कोई नियुक्ति नहीं होगी। जो अच्छी पोस्टों पे बच्चे हैं वो सब बाहर के लगने लग रहे हैं। हरियाणा के युवाओं को ये कह करके इग्नोर कर दिया जाता है कि आपकी तो योग्यता नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं, जबकि हमारे युवा हर तरह से अव्वल हैं। और रही लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात, अगर हम करें, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया, दिल्ली वाले जो जंतर मंतर पे हमारे छात्रों का, युवाओं का जो एक प्रदर्शन हुआ, ये कहीं न कहीं कहाँ से शुरू हुआ? एक किसी अपने सुप्रीम कोर्ट के शायद एक किसी जज की कोई वाक़या था, उसके बाद बच्चों ने एक जेजेपी, कॉकरोच, हमारा यहाँ कैथल में ही प्रदर्शन था। जिस दिन पहली बार ये शब्द का यूज़ हुआ और मेरे से पत्रकार साथियों ने पूछा कि अध्यक्ष जी, आप कॉकरोच के बारे में क्या कहोगे? तब मैंने ये बात कही थी, भाई आज का हमारा प्रदर्शन महँगाई को लेकर के है और इस विषय पे कभी अलग से बात करेंगे। तो ये एक बीजेपी के प्रति लगा लो या सरकार के प्रति उदासीनता, बेरुखी, बच्चों का ये होना। नीट के कल्ले नीट एग्ज़ाम में ही लगभग 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए। जी। उस एग्ज़ाम के फेलियर की वजह से लगभग 26 बच्चों ने सुसाइड किया। उन परिवारों पे, जिस परिवार का कोई बेटा या बेटी नौजवान अवस्था में चला जाए, उन पे क्या गुज़र रही होगी। हुँ, हुँ। लेकिन अब भी
बीजेपी के बड़े नेताओं के जो बयान आए, वित्त मंत्री जी कहती हैं कि नीट पेपर लीक होने से बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तैयारी करने का। ये इतने बड़े ऊंचे पदों पे बैठे लोगों को शोभा नहीं देता। हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, वो कहती हैं कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, ये जो लोग प्रदर्शन में बैठे हैं नीट वाले बच्चों के पास कहाँ टाइम है। जब कोई लोग दुखी होगा कहीं ना कहीं तो बैठना पड़ेगा, अपनी आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। लेकिन हमारी प्रदेशाध्यक्ष कहती हैं कि ये इनमें तो कोई नीट वाला बच्चा मुझे लगता नहीं, मैं खुद डॉक्टर हूँ, उनके पास समय कम है। भाई जब वो लोग तंग हो गए, परेशान हो गए, उनकी कोई सुनाई नहीं। लगभग राहुल जी ने जैसे बताया कि 152 के आसपास पेपर लीक हो चुके। अगर हम हरियाणा की बात करें, हमारे राष्ट्रीय नेता कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला जी अक्सर कहते हैं कि लगभग 78 पेपर के बारे में तो उन्होंने मीडिया में आके बाइट दी हैं, बताया है कि ये पेपर लीक हो गया, ये पेपर लीक हो गया। और रणदीप जी की एक विशेषता है, डेली सुबह वो एक बार पेपर देखते हैं जी, उसके बाद उनकी कटिंग उठाते हैं, जो जो जनता से जुड़ी तकलीफ़ें हैं उनको अपने जो सोशल मीडिया के फेसबुक पे, एक्स पे वो डालते हैं, बताते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो। और हरियाणा की अगर बात करें, जब भी कृषि कानूनों की बात आई जी, सबसे पहले रणदीप जी ने वो बात उठाई कि ये काले कानून हैं। उन्होंने उसको स्टडी किया और सबसे पहली स्टेटमेंट रणदीप जी की थी, ये काले कानून हैं, इनको सरकार को वापस लेना पड़ेगा। उसके बाद भी चाहे वो माइनिंग की बात हो, चाहे देश प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात हो, पूरे हरियाणा के अंदर जब भी कोई जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं तो वो रणदीप जी उठाते हैं। और बीजेपी का जो टाइम है, अब जैसे छात्रों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, अब पार्लियामेंट नहीं चल रही। राहुल गांधी जी ने एक ही बात कही, कल भी जो पूरे दिन का जो रहा, भाई बच्चों पे पैलेट गन या AK-47 अगर गृह मंत्री के आदेश से हुए हैं तो भी उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अपने ही बच्चों पे, कोई वो आतंकवादी तो थे नहीं, उन पे हमने कार्रवाई कराई है तो हमारा नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम अपना पद छोड़ें। अगर उन्होंने नहीं कहा और उसके बाद फायरिंग हुई है, बच्चों पे बल प्रयोग किया गया, तब भी जिम्मेवारी बनती है गृह मंत्री की कि वो इस्तीफा दें। पहले तो वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पे ही अड़े रहे। राहुल जी ने सांसदों के साथ PM आवास का घेराव किया, वहाँ से उठाया गया, किस तरह से पूरे देश ने देखा। जो कुछ भी घटित हुआ पूरा देश देख रहा है। और अब नया नया, जैसे सोशल मीडिया की अगर बात करें, अक्सर ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी की बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन जब साथ में विपक्ष के लोगों ने दिखाया कि ट्रोलिंग कितने मिलियन लोग, अगर हम ये बात करें कि उनकी जो वीडियोस देखी गई वो इतने बिलियन ने देखी, और जो उनको ट्रोल किया गया वो 22 मिलियन 23 मिलियन लोगों ने, वो कई गुना ज़्यादा पाया। आसपास एक तरह से बस जो कुछ हैं एक ही आदमी को सर्वेसर्वा, सरकार भी उनसे चलेगी, भगवान भी उनसे। और कहाँ लोगों ने क्या उम्मीदें थी कि अच्छे दिन आएंगे, बट अच्छे दिन तो आए नहीं। प्रधानमंत्री जी अक्सर मन की बात करते हैं, कभी वो काम की बात नहीं करते। पिछले 12 सालों में कभी, आप तो मीडिया से जुड़े हुए साथी हैं, कभी आपने देखा हो कि उन्होंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो। विदेश में जा कर के अक्सर जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष या कोई बड़ा नेता किसी भी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ व्यवस्था है हर उसकी कि आपको सामना करना पड़ेगा। आप हिंदुस्तान में तो कर नहीं रहे, लेकिन आप बाहर वालों से भी मुँह छुपा के निकल जाते हो। वो चीज़ें देखी जा रही हैं, कहीं न कहीं वो चीज़ें नोट कर रहे हैं लोग। आज पूरे देश के अंदर डर का माहौल है जी। अपनी बात कहने से आदमी हिचकिचाता है जी। जिस तरह से आज ऐसे हालात हैं, मान लो कि कोई पेशेंट है, उसके छाती में दर्द है, वो आदमी ना तो हंस पाता, ना वो खांस पाता, ना वो छींकता। ठीक उसी तरह के हालात आज पूरे देश में आम जनता के। आपने बात की जैसे हरियाणा से मंत्री हैं अरविंद शर्मा जी, उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर तो एक भी पेपर लीक नहीं हुआ अभी तक। आपने कहा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने गिनवाए हैं कि 78 पेपर लीक हुए जी। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बीजेपी तो मान ही नहीं रही। बीजेपी तो, अब मैं यही बात कह के तो हटा, जो ये प्रदर्शन था बीजेपी ने इसमें कोई बात मानी?
अब तो बच्चों का एक तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद हम्म, जो बातें थी, ये कहा गया था भी कि किसी पे कोई पर्चा दर्ज नहीं होगा और ये वो सारी चीज़ें बीजेपी तो मानती कहाँ है। कोई जी कल पेपर लीक ही नहीं, जितने भी कोई भी बात आप करोगे वो मानेंगे तो है ही नहीं, मानना तो उन्होंने है नहीं क्योंकि वो अपने आप को सर्वेसर्वा समझते हैं। जी। पहले की कांग्रेस, क्योंकि 26 साल बहुत बड़ा समय होता है, 26 साल में क्या कुछ बदलाव आया है कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के अंदर? अगर हम हरियाणा की बात करें, हम्म, लगभग पिछले 12 सालों से क्या कारण रहे, किन्हीं कारणों से हरियाणा में संगठन नहीं बन पाया। पिछले साल 12 अगस्त को पूरे हरियाणा के जिलाध्यक्ष बना दिए गए, हमारी जिला कार्यकारिणी बन गई, ब्लॉक प्रेसिडेंट बन गए और उसके साथ दूसरे जो अग्रिम संगठन हैं उन पे भी काम होने लग रहा है। संगठन अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठन जिला लेवल पे है। जी इस प्रदर्शन में जैसा कि आप सबने देखा, राहुल गांधी जी के जैसे ही वो कोई पोस्ट डालते हैं कुछ है, उसके बाद पूरे देश के अंदर प्रदर्शन हुआ और राहुल गांधी जी बच्चों को लेकर के बहुत चिंतित हैं। उन्होंने छात्रों की गूंज नाम से जो प्रोग्राम किए, पहले जी कोटा में किया, उसके बाद देहरादून में किया और अब भी अक्सर लोगों के जहाँ भी किसी को तकलीफ, ये नहीं कि किसी बड़े आदमी को तकलीफ हो तभी होगा वो, कि छोटे से छोटे भी अगर देश के किसी को तकलीफ है वहाँ राहुल गांधी जी पहुँचते हैं। ठीक उसी उस पे आज कांग्रेस पार्टी का हर साथी वर्कर आम आदमी की तकलीफ में साथ खड़ा मिलेगा आपको। जी, संगठन की आपने बात की, तो 12 साल से संगठन नहीं था, तो कितना कुछ नुकसान झेलना पड़ा है कांग्रेस को? जब आपके पास संगठन नहीं, तो अगर आपने कोई प्रोग्राम करना है तो उसके लिए किसको लगाओगे? आज प्रदेशाध्यक्ष हमारे आदरणीय राव नरेंद्र जी जब भी वो मैसेज देते हैं तो पूरे हरियाणा के अंदर प्रोग्राम हो रहे हैं। अगर आपके पास संगठन नहीं तो कोई एक व्यक्ति विशेष कर पाएगा। संगठन का होना जरूरी है, उसके बाद आप अपनी मूवमेंट को तेजी दे सकते हो। संगठन अब हरियाणा में बन गया, 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया, जी। तो अब क्या कुछ फ़र्क पड़ा है? कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता है, तो थोड़ा ये भी बताएँ कि संगठन के जो बनाया है कांग्रेस ने, उसका कुछ फ़ायदा मिला है कांग्रेस को? कांग्रेस के संगठन बनने के बाद मैं आपको याद दिलाऊं कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेशाध्यक्ष जी ने प्रोग्राम रखा विधानसभा घेराव का हुँ, और वो एक बहुत सफल प्रोग्राम था। जी, इतने बड़े प्रोग्राम करने के लिए अगर किसी व्यक्ति विशेष की, किसी नेता की ड्यूटी लगाएं तो वो बहुत बड़े बजट का काम हो जाता है। हुँ, हुँ, लेकिन लोग अपने बलबूते पे वो प्रोग्राम किया और सफल रहा। उसी प्रकार से जिलों के अंदर जब भी पार्टी का कोई आदेश आता है ऊपर से तो हर जी, जिले में बढ़िया सफल प्रोग्राम हो रहे हैं। जैसे हुँ, जिलाध्यक्ष बनने के साथ ही कांग्रेस हम 12 तारीख को जिलाध्यक्ष बने और 14 तारीख का अगर मेरे को ठीक से ध्यान है, 14 तारीख को कैंडल मार्च निकालना था। राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी दिल्ली के अंदर वोट चोरी पे हुँ, और शाम को 2 दिन बाद ही हमें मैसेज मिला कि कैंडल मार्च करना है। हुँ, तो वो उसी प्रोग्राम पहले प्रोग्राम से ही अब तक के 1 साल के अंदर जितने भी हमने जिला मुख्यालय पे प्रोग्राम, धरना, प्रदर्शन, जी। एजिटेशन वो सब सफल रहे। वो संगठन की ताकत है। मेन बात ये हो रही है जी रामचंद्र जी, जैसे कैथल में है, कैथल में गुटबाजी हर जगह है, पूरे हरियाणा के अंदर है। अब कैथल के अंदर देवेंद्र हंस है, हुड्डा गुट का माना जाता है, विकास सारण है, हुड्डा गुट का है। जब भी आप कोई ऐसा कॉल देते हो तो ये एकजुट क्यों नहीं कर पाते? अगर वो उस साइड की बात करें, दूसरी साइड की जहाँ रणदीप जी के गुट है, तो वो रणदीप के आदमी उनमें नहीं जाते। तो क्या वजह है और कब तक ऐसे चलता रहेगा? जैसा आपने कहा कि कैथल के अंदर हाँ, जब पार्टी की तरफ से कोई भी प्रोग्राम या कॉल आती है, हुँ, भाई आपने ये एजिटेशन करना है, ये प्रदर्शन करना है, कैथल के अंदर आपने देखा होगा पिछले साल हमने नवंबर में एक प्रोग्राम किया था जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तो उसमें विकास जी भी, देवेंद्र हंस जी भी और पुंडरी विधानसभा में जो प्रत्याशी रहे सुल्तान सिंह जडोड़ा जी भी, हुँ, विधायक आदित्य जी भी, चारों विधानसभाओं से हमारे, चाहे वो प्रत्याशी थे चाहे विधायक थे, जी, उन्होंने हिस्सा लिया। उसके बाद जब जब हुँ, जैसे एसआईआर का प्रोग्राम पार्टी की तरफ से आया कि भाई एसआईआर पे आप लोगों ने बीएलए 1 के साथ मिल करके बीएलए 2 तैयार करके, हाँ, अब उसी में जैसे हमने चीका के अंदर देवेंद्र हंस जी ने अग्रवाल धर्मशाला में प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम में देवेंद्र जी और हमारे हिसार से लोकसभा सांसद हुँ, जयप्रकाश जी, मैं भी गया और जो एसआईआर के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज लगाए हुए हैं रणधीर राणा जी, हुँ, हुँ, तो हमने वो चीका में प्रोग्राम किया।
और कैथल के अंदर हमारे विधायक आदित्य सुरजेवाला ने लगभग BLA 2 की 8 या 9 मीटिंगें अलग अलग समय पे लेकर के पूरा वो जागरूक किया कि हमारे किसी साथी की वोट कटे ना जी। और कोई नजायज वोट जुड़े ना। ठीक उसी प्रकार से गोला में, कलैत में और पुंडरी में चारों विधानसभाओं में रहा। उससे पहले मनरेगा पे प्रोग्राम थे। हाँ। उसमें कैथल विधानसभा में हमने अलग अलग गांवों में प्रोग्राम किए और गोला के अंदर किए। चीका में कलैत के अंदर जो प्रोग्राम किए उसमें विधायक जी नहीं आ पाए थे, लेकिन उनकी टीम ने लगभग जहां जहां मैं गया तो उनके साथियों ने पूरा सहयोग किया। कोई ऐसी बात नहीं कि गुटबाजी वाली। अब अगर गुटबाजी की बात करें, हाँ। पुंडरी विधानसभा से जो चुनाव लड़ा सुल्तान सिंह जडोड़ा जी ने, जी। सुल्तान सिंह जडोड़ा जी दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा जी के नज़दीकी माने जाते हैं। हाँ। और रामचंद्र गुर्जर रणदीप के मतलब उनकी परछाई की तरह है। हाँ। अगर कोई गुटबाजी वाली बात होती तो रामचंद्र ने 54 के 54 गांवों में नंबर 1 पे मेरी भूमिका थी। किसी भी गांव का कोई भी प्रोग्राम, मंच संचालन का या उसकी रूपरेखा बनाने का, पूरे 54 गांवों में इसी विधानसभा में अगर कोई गुटबाजी वाली बात होती तो रामचंद्र फिर सुल्तान जडेवाला जी का कैसे साथ देता। और जब बात जिलाध्यक्ष बनने की आई, जब पूछा गया, मैं अगर ये देखें कि कौन किसके साथ काम कर रहा है, तो सुल्तान जी से भी जब पूछा गया होगा तो उन्होंने, जब मैंने उनका साथ दे रखा है तो उन्होंने भी यही कहना पड़ा होगा भाई रामचंद्र पार्टी का आदमी है। वो अलग बात है कि कुछ लोग, अब जैसे राहुल गांधी जी की अगर हम बात करें, उनका साफ सा कहना है भाई आप अपना इष्ट देव किसी को मानो, लेकिन आप पार्टी के वर्कर हो, पार्टी के सिपाही हो, पार्टी के लिए काम करो। आप ठीक, वो अलग अलग बातें हैं कि कोई किसी के जुड़े हुए तो रहेंगे। राहुल जी ने, हर आदमी अपना अपना काम राहुल जी ने आप लोगों को कहा था कि आपको विशेष शक्तियां दी जाएंगी और आप सारी रिपोर्ट हाईकमान को दोगे, तो ऐसा कुछ हुआ? उसके बाद कुछ बदलाव हुए इन चीजों में? आप लोगों की पकड़ बनी? जैसा आपने पूछा कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि जिला अध्यक्ष मजबूत वो होंगे। आज पूरे हरियाणा के अंदर या पूरे देश के अंदर जब भी जिला अध्यक्ष कोई प्रोग्राम आता है, वो करते हैं, उसमें सभी साथी साथ और सहयोग देते हैं। ये उसी का परिणाम है राहुल जी के कहने का। और राहुल जी, बड़ा कुछ हुआ इस देश में उनकी छवि को धूमिल करने के लिए, किस प्रकार से उनके कद को छोटा करने के लिए, मतलब जितना दबाया जा सकता था सरकार ने कोशिश करी। लेकिन मैं पहले भी कहता था और अब भी अक्सर बातें होती हैं कि राहुल जी, मेरे ख्याल से आप जिलाध्यक्ष बनने के बाद तो 5-6 बार मिल चुके। उससे पहले भी प्रधानमंत्री जी का कोई प्रोग्राम था, राहुल गांधी जी ने आना था, तब जिलाध्यक्ष बनने से पहले भी 3 या 4 बार मुलाकात हुई। वो बड़े सरल सहज भाव के धनी व्यक्ति हैं। उन्होंने पार्टी के आम आदमी तक भी ये रहा राहुल जी का, भाई अगर किसी को डर लगता है ना तो वो छोड़ दे। बड़े नेताओं के लिए भी बड़ी साफ सी है कि जो निर्भय हो के पार्टी के लिए काम कर सकता है, ठीक है। अगर किसी को डर लगता है वो थोड़ा दूर रहे। जी, पार्टी के नए प्रभारी आ रहे हैं संजय दत्त जी, और जैसे हरियाणा की जो मीटिंग थी उसमें काफ़ी कुछ हुआ। उसमें जैसे शैलजा जी भी बोली कि बहुत सारे जो दूसरे वर्कर हैं वो नमस्ते तक नहीं करते, और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कहा कि दीपेंद्र को की तरफ इशारा करके कि छोटे भाई, सीट वो प्रतिशत का कोई लेना देना नहीं होता, सीट आनी चाहिए थी, सरकार बननी चाहिए थी। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन सोशल मीडिया पे एक बाढ़ आ जाती है। फिर कोई रणदीप जी को, दूसरे वर्कर वो भड़ास निकालते हैं और रणदीप जी वाले उनको। तो इनको आप कैसे देखते हो? ये जैसे आपने कहा कि चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग थी, उसमें पार्टी के लगभग सभी नेता, बड़े नेता भी और काफ़ी वर्कर भी थे। हर आदमी का वर्किंग स्टाइल अलग है, हर आदमी का बात करने का स्टाइल अलग है, लेकिन कोई उसमें कोई ऐसी मतलब मुद्दा बनाने वाले या कोई ऐसी, मैं उस मीटिंग में था, कोई ऐसी बात नहीं थी। वो एक स्वाभाविक सी बात थी कि राव नरेंद्र जी बोलने लगे और हुड्डा साहब ने बीच में रोक के उनसे ये कह दिया, भाई एक बार उन्होंने रणदीप जी से कहा, भाई रणदीप जी अगर आप साथ दें तो तहलका मचा देंगे। और रणदीप जी ने भी, वो आप सब लोगों ने देखा
वो मेरे को नहीं लगता। वो तो एक परिवार के अंदर की बातें हैं। परिवार में बैठ के ये परिवार के जो सदस्य हैं वो आपस में बात करें, उसमें तो कोई ऐसी वो नहीं थी। लेकिन ये परिवार मंच क्यों नहीं शेयर करते आपस में? मन से अब सारे नेता उस दिन इकट्ठे थे। जी। जब कैथल में प्रोग्राम हुआ तो यहाँ मैंने आपको बताया कि हमारे नहीं, बड़े नेताओं की बात है, हरियाणा में कोई प्रोग्राम होता है तो ऐसे पर कोई प्रोग्राम नहीं करते, तो नहीं इकट्ठा प्रोग्राम हो, कोई रैली कोई भी बेशक हो। अब हरियाणा में बड़ा प्रोग्राम कब हुआ? जैसे अब प्रभारी जी आए, उन्होंने मीटिंग ली, उसमें सारे नेता थे। उसके बाद सद्भाव यात्रा का प्रोग्राम था जिसका समापन था, उसमें भी उस मंच पे राहुल जी के साथ हमारे लगभग, मेरे ख्याल से, मेरे को नहीं लगा कि सभी नेता थे बड़े उसमें प्रोग्राम पे। या आप बताओ भी कौन नहीं था? सद्भाव यात्रा को लेकर तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, और जैसे सिरसा से विधायक है गोकुल सेतिया जी, वो तो सरेआम लगे पड़े हैं उनके पीछे, और उन्होंने कहा कि हमारी कुर्सियां पीछे लगा दी, हम क्यों। बहुत सारी बातें हैं कि क्योंकि सोशल मीडिया पे लिखते हैं तो बातें आ जाती हैं। जी। तो इस गुटबाजी को आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, कांग्रेस कैसे कंट्रोल कर रही है? नहीं, कांग्रेस में ऐसी कोई गुटबाजी वाली कोई बात नहीं। हमारे जो बड़े नेता हैं उनका लंबे टाइम से वो कांग्रेस पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। हर नेता का, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, बहन शैलजा जी हैं, उनके पास पूरे हरियाणा के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में साथियों की, वर्करों की, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जब लंबे समय से राजनीति में है तो उनके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और वो सब कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने एक बात पे कटाक्ष किया, जैसे हुड्डा साहब ने कहा कि भाई आगे अब साथ दे, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पलटवार किया कि अब तो आपको मेरा साथ देना चाहिए। जी, तो इसको लेकर आप क्या मानते हैं? बड़ा वायरल बयान हुआ है ये आप मेरे से पूछ रहे हो, जबकि यही बात शायद पिछले हफ्ते रणदीप जी से भी किसी पत्रकार हाँ। साथी ने पूछी थी। तब रणदीप जी ने बड़े साफ उसमें कहा था कि हुड्डा साहब मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, इज्जत करते हैं, तो ये स्वाभाविक है। उन्होंने वो कहा कि अब हमने लंबे समय से हम तो आपका साथ ही दे रहे हैं, एक बार आप हमें आशीर्वाद दो, तो इसमें क्या अर्ज है? बांगर की चौधर का बड़ा नारा चलता है और रणदीप जी कहते हैं स्टेज से कि बांगर की चौधर तो भाई लेके आनी है, तो बांगर की चौधर की भी लड़ाई है। नहीं, रणदीप जी का जहाँ तक मेरे को ध्यान है कि रणदीप जी ने बांगर शब्द कभी यूज नहीं किया। वो ये जरूर कहते हैं आप लोग मेरा साथ दो, सत्ता आपके दहलीज पे लेके खड़ी कर दूंगा, ऐसा तो वो कहते हैं, लेकिन उन्होंने बांगर की चौधर वाला कभी नहीं कहा। कलायत में इलेक्शन से पहले की बात है, तब कहते थे रणदीप जी नहीं, कहीं रेडियो में। तो वो जहाँ भी कभी कोई बड़ा मंच होता है रणदीप जी ये तो कहते हैं हाँ। भाई आप मेरा साथ दो और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, सत्ता आपकी दहलीज पे खड़ी होगी, तो बहुत से रास्ते हैं। जी, 24 का, क्योंकि आपकी जो राजनीतिक पारी है वो काफी संघर्षशील भी रही है और बड़ी भी रही है, तो 24 में जो कांग्रेस ना आने का कारण है वो आप क्या मानते हैं पर्सनली तौर पे अगर बात करें तो? चुनाव से पहले पूरे हरियाणा के अंदर एक तरह का माहौल था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हर आदमी के जुबान पे था। और क्या कारण रहे, जब काउंटिंग स्टार्ट हुई चुनाव के बाद, जैसे ही गिनती शुरू हुई, जब तक बैलेट पेपर वाली वो चल रही थी, उसमें कांग्रेस लगभग 78 या 80 के आसपास सीटों पे आगे था रुझान। उसके बाद राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर कर दिया कि हमारी सरकार क्यों नहीं आई। बड़ा थोड़ा सा फर्क था, और किसी पार्लियामेंट के अंदर 8 या 9 विधानसभाएं हैं, ये देखने में आया कि 8 विधानसभाओं में तो बुरी तरह से हार रहे हैं और एक ही में जाके क्यों जीत गए। तो इस पे हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी, और वैसे भी हमने भी एक वो चलाया था वोट चोरी पे, लगभग 2 महीने तक वो चलता रहा, वो पूरे देश ने देखा। उसके बाद जो अब SIR है, ठीक है भाई, राजस्थान और हरियाणा जैसी जो स्टेट हैं यहाँ विपक्ष मजबूत है, वो अपनी वोट नहीं कटने देगा, लेकिन बिहार और पश्चिम बंगाल जैसी स्टेटों में तो देखा गया कि किस तरह से वोटें कटी हैं। कहीं न कहीं वो ना आने का, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत। पहली बात तो ये है कि उस समय हमारा संगठन, जो हम कह ही रहे हैं कि 12 साल से संगठन नहीं था, वो भी एक कारण है। दूसरा कारण जो राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, वो सबसे बड़ा कारण है। और साथ में ये भी है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, कई कैंडिडेट थे, क्योंकि कांग्रेस ने एक
फार्म शुरू किया था कैंडिडेट का कि 20,000 रुपये दो और आप उम्मीदवार के तौर पे, तो उसमें बहुत सारे उम्मीदवार हो गए थे विधानसभा वाइज। जी, जी। तो ऐसा भी कोई कारण रहा कि एक को टिकट मिल गई, दूसरा फिर टांग खिंचाई पे रहा, तीसरा निर्दलीय खड़ा हो गया? कुछ लोगों का, हाँ। जैसे मेरे जैसे लोग हैं, हम्म, वो तो राजनीति मतलब सेवा का माध्यम सिर्फ पद के साथ ही है। भई आप विधायक या एमपी बनेंगे तभी जाके कर पाओगे। हाँ। लेकिन आपने देखा होगा इस देश में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, भई वो लोग ना तो कभी एमपी रहे, ना कभी एमएलए बने और उसके बाद भी उनके कद और नाम इतने बड़े हैं कि लोग उनको बाद में भी याद करते हैं। जी। तो जिस आदमी ने ये मन बना लिया कि मैंने तो चुनाव लड़ना है और वो आया भी इसी उम्मीद से, मेरी विधानसभा में भी थे ऐसे साथी, अगर उनको टिकट मिल गया तो वो पार्टी के, अगर टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी के नहीं। जी। जैसे विधानसभा में पीछे पुंडरी से कांग्रेस का टिकट था, तो सिर्फ कुछ लोग तो पार्टी के साथ सिर्फ टिकट के लिए ही हैं। जिस दिन उनका टिकट कट गया वो फिर या तो दूसरे पाड़े में कूद जाएंगे या फिर वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। जी। कैथल बड़ा मजबूत है। कैथल में कांग्रेस के 3 विधायक हैं और कांग्रेस बीजेपी का सिर्फ 1 विधायक है। तो इसको लेकर आगे की क्या कुछ रणनीति है? क्योंकि बीजेपी भी लगातार पैर पसार रही है और सरकार है उनकी। एक शायद आपने ही वीडियो करी थी पुंडरी विधायक की। हुँ, कैथल के अंदर चार विधानसभाएं हैं, हुँ, एकमात्र विधायक है बीजेपी का, हुँ। और उसने बड़े क्लियर शब्दों में शायद आपके मंच पे ही हाँ, कहा कि 15 साल हो हाँ, जाएंगे 29 में, अब कांग्रेस को गाड़ी नहीं दी जा हाँ। सकती। अब अगर कमियां आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस का जैसे अब हम सेशन में देखते हैं, पार्लियामेंट सेशन में भी देखा जा रहा है, अब तक कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बात उठे, उस पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, कांग्रेस को दोषी ठहरा दिया जाता है। लेकिन आपके मन से विधायक जी ने स्वीकार किया कि 15 साल में भी अगर हम अपने बलबूते पे चुनाव में ना उतर पाए, जी। तो ये हमारी उनकी कमियां हैं। हुँ, तो 2024 का जो बात की, भई हमारे 3 विधायक बन के आए और अब आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी, मुझे पूरी उम्मीद कि जनता के मुद्दों को उठाएगी, जनता के बीच जाएगी और उसके बाद जो परिणाम आएगा तो हम चारों सीटें कांग्रेस की जीतने का काम करेंगे। जी। तो इसके साथ-साथ जैसे साप्ताहिक रणदीप सिंह सुरजेवाला के प्रोग्राम चले हुए हैं। अब शायद गुना में प्रोग्राम है 31 तारीख का। तो 2 का। 2 जी, तारीख का जी। गुना के अंदर प्रोग्राम है। तो लगातार ये जारी रहेंगे ये? ये जैसे आपने प्रोग्राम की बात की, हुँ, अभी पिछले हफ्ते जो प्रोग्राम था, कांग्रेस पार्टी ने जिलाध्यक्षों के बाद ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हैं। हुँ। कैथल शहरी का रामनिवास मित्तल जी को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जी। और उन्होंने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करने के लिए एक मीटिंग रखी, जिसमें विधायक जी और रणदीप जी भी आए। ठीक उस पे अब 2 तारीख का जो प्रोग्राम है गुना के अंदर, हुँ, ग्रामीण के जो ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं कुलदीप चहल जी, जी। उनके द्वारा है और वो भी एक तरह से पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद और साथियों के साथ मिलन का। और रही रणदीप जी के प्रोग्रामों की बात, रणदीप जी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। हुँ, यूथ कांग्रेस से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की और कांग्रेस पार्टी का कोई भी पद ऐसा नहीं जिस पे रणदीप जी ने काम ना किया हो। हुँ, अक्सर मैं देखता हूँ हमारे नेता ही जब मंच पे बड़े नेता होते हैं तो जी। उनमें से जब रणदीप जी का नाम लेकर के वो शुरू करते हैं, हुँ, हुँ। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद, बहन शैलजा जी तो अक्सर कहती हैं कि वगैरह वगैरह, हाँ, भाई कितने पद गिनाएं। विपक्ष के नेताओं ने भी कई बार इस पे वो किया, भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के पास पार्टी के वो पद हैं जो हुँ, कभी एमएल फतेदार जी, मोतीलाल वोरा जी, जो बड़े नाम हुए हुँ, कांग्रेस के, उन सभी पदों पर रणदीप जी काम कर चुके हैं। पर क्रम क्षेत्र, क्रम भूमि रणदीप जी की कैथल है। हुँ, प्रयास रहते हैं, हुँ, जब भी समय मिलता है, चाहे वो संडे सैटरडे को मिले, चाहे वो बीच में मिले, वो अपने लोगों के बीच में ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं और रहते भी हैं। समय मिलते सार ही यहाँ जाते हैं। हुँ, मैं आपको याद कराता हूँ, अभी पिछले दिनों नवंबर में एक शादी थी। जी। रणदीप जी यहीं कैथल थे हुँ, और उसके बाद उन्होंने दिल्ली जाना पड़ गया। हुँ, हमारे एक साथी आज मेरे साथ वो जिला कार्यकारिणी में वाइस प्रेसिडेंट हैं,
उनकी बेटी की शादी थी। तो वो शाम को मेरे को कहते हैं, लगा भाई साहब, साहब 2 बजे गए हैं, हाँ। तो रात का मेरी बेटी की शादी है, प्रोग्राम है, नहीं आएँगे। तो मैंने कहा, माँ ऐसी बात नहीं भाई साहब, जाना पड़ गया लेकिन आएँगे। उसके बाद शाम को 8 बजे मेरी बात होती है रणदीप जी से, माँ भाई साहब ऐसे-ऐसे, हुँ, लेकिन मैं चल पड़ा, 1 डेढ़ घंटे में हाँ। आप लोगों के साथ हूँ। जब भी हमारे साथी किसी भी तरह से जब भी महसूस करते हैं कि रणदीप जी हमारे साथ हों, तो अक्सर साथ खड़े मिलते हैं, पूरा समय देते हैं अपनी उसको। कांग्रेस का कोई ये नहीं है, ठिकाना नहीं है, जैसे जिले वाइज़। बीजेपी का है, बीजेपी में बेशक आपस में नहीं बनती नेताओं की, बीजेपी गुटबाज़ी बीजेपी में भी है, मैं देखता हूँ अक्सर कैथल में भी। अगर अशोक गुजर आते हैं, बीजेपी ऑफिस आते हैं, लीलाराम जी आते हैं, ज्योति सैनी, तो वहीं बैठते हैं। कांग्रेस में ऐसा क्यों नहीं है? कांग्रेस के ये कमी रही है कहीं न कहीं, भई भवन नहीं बनाए गए, कार्यालय नहीं बने? सन मैंने अभी पीछे जब देखा कि पार्टी का ऑफिस होना चाहिए, हुँ, छात्रावास रोड पे कांग्रेस का भवन है, लेकिन काफ़ी समय से वहाँ कोई गया नहीं, हाँ। या वो अब भीड़-भाड़ में आ गया, उस वजह से उस पे ध्यान नहीं दिया गया। हुँ, हुँ। सन 1967 का पत्थर लगा हुआ है वहाँ, जी। ओम प्रभा जैन जी का। हाँ। और अब पार्टी इस पे वो कर रही है कि मेरे से भी कई बार बात हो ली, और जब भी पार्टी की मीटिंग होती है कि अपना ऑफिस होना चाहिए। बीजेपी ने हुँ, हर शहर के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुँ, 3 स्टार 5 स्टार ऑफिस बना लिए, और हमने जनता की सेवा करते हुए अक्सर ये कहते हैं कि 70 साल राज करा। हाँ। कांग्रेस पार्टी ने मेरे ख्याल से जो आज अफरा-तफरी मची हुई है, हुँ, ऐसा नहीं था। उसी वजह से शायद हमारा उसे छात्रावास रोड वाले में भी गुज़ारा हो रहा था, हुँ, और इनका 5 स्टारों में भी गुज़ारा नहीं हो रहा है। हुँ। तो आने वाले समय में पार्टी देख रही है प्राइम लोकेशन पे कहीं कांग्रेस का भी दफ्तर होगा। क्योंकि बड़े नेता हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आते हैं तो किसान भवन आते हैं, अगर जयप्रकाश जी आते हैं तो उनका जो आवास है वहाँ आते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि सारे जो कार्यकर्ता हैं एक जगह एकजुट हो, भाईचारा बढ़े। नहीं, पार्टी का जब कोई प्रोग्राम आता है, जी। तो उसमें लगभग सभी साथी, अब जैसे डांड मंडी के अंदर हुँ, ऑफिस है हमारा कांग्रेस पार्टी का, और जब भी हम कोई मीटिंग करते हैं यहाँ, तो उसके लिए भी वो अलग बात है, वो थोड़ा महंगा पड़ता है जब आप हुँ। मीटिंग करें। हर बार आपको प्राइवेट अगर बाहर करनी पड़ जाए, तो वो थोड़ा आने वाले समय में जल्द कैथल में भी दफ्तर होगा। जिलाध्यक्ष के वैसे खर्चे तो बड़े बढ़ जाते होंगे, अब तो सरकार भी नहीं है, तो खर्चे तो हर रोज़ होते होंगे जिलाध्यक्ष के तो। ये एक स्वाभाविक सा वो है हुँ, कि कुछ लोग पद के साथ ही विचरण करते हैं, हुँ, हुँ। पर जहाँ अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ, जैसे आपने कहा कि 2000 से लेकर के, हाँ, हाँ। वैसे तो 91 से लेकर के अब तक हुँ, सामाजिक दायरे की अगर हम बात करें, लोगों के सुख में, दुख में, ब्याह में, शादी में, उसके बाद भी दूसरे वो भी हुँ, हुँ। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है जिलाध्यक्ष बनने के बाद में, क्योंकि मैं पहले भी हाँ। ऐसे ही लोगों के बीच में था, हुँ, हुँ। और जिलाध्यक्ष बनने के बाद से इतना फ़र्क पड़ा है कि भई अब 2 या 3 चक्कर चंडीगढ़ के लग जाते हैं, और महीने में 2 चक्कर दिल्ली के लग जाएँ। हुँ, हुँ। ये तो एक्स्ट्रा है, अदरवाइज़ तो जो पहले वाला था सामाजिक ताना-बाना, लोगों के सुख-दुख में शामिल होना, वो उतना ही है। क्योंकि जहाँ तक जानकारी है बीजेपी तो जिलाध्यक्ष को जैसे ना कुछ ऑफिस चलाने के लिए ऊपर से खर्चा देती है, तो कांग्रेस को भी ऐसा कुछ करना चाहिए। अ, अगर कुछ ऐसा होगा, तो वो भी आपको बताएँगे, और अभी पार्टी लगभग हरियाणा के अंदर ही पिछले 10-12 साल से सत्ता से दूर है। असली ऑफ़िस और वो ये तो ठीक है भई हमारे साथियों के लिए, पर हुँ, अगर किसान भवन की बात करें, हुँ, तो वो भी कांग्रेस का ही एक दफ़्तर है। हुँ, उसमें रणदीप जी, आदित्य जी, सुदीप भाई और पूरा स्टाफ कांग्रेस पार्टी का, पूरे चारों विधानसभा से कोई भी साथी जा कर के कि करते हैं हम। जी। जब भी किसी का कोई काम होता है वो करते हैं। एक बात उसके बाद हाँ, हर शनिवार को हुँ, जैसे हमने कांग्रेस का ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें विकास जी की तरफ से, एमपी साहब की तरफ से हुँ, पोस्ट डलती हैं कि जयप्रकाश जी आज सेक्टर 18 वाली कोठी में बैठेंगे।
तो वहाँ भी कांग्रेस के बहुत से साथी काम से जाते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं भाई, कोई जगह की तो कोई कमी नहीं है। जगह की कमी नहीं कहीं भी। एक बात चली थी, आप आड़ती का भी काम है जी। आपका, तो वहाँ पे तो जैसे अडानी के साइलो लगे हुए हैं, जी तो मंडी है या कैसे? थोड़ा इसका बारे में बताओ, क्योंकि आप डांड से हो, जी जी। तो वहीं पे साइलो लगा हुआ है, तो लोगों में भी थोड़ी जानकारी आएगी कि मंडियाँ खत्म हो रही है, क्या है? जो डांड के अंदर साइलो गोदाम है ना, उसकी वजह से डांड मंडी का जो प्रॉपर डांड मंडी है, और उसके साथ कभी कभी पूंडरी को भी अटैच कर देते हैं जी। डांड मंडी में बारदाना नहीं देती सरकार। वहाँ का जिम्मेदार आड़ती अपनी सीधी साइलो गोदाम पे ही बेचता है। और जो साइलो गोदाम का सिस्टम है वो किसान के लिए भी और आड़ती के लिए भी बाहरी परेशानी पैदा कर रहा है। आप कहेंगे क्यों? मजदूर जैसे भी नहीं है उसमें शायद। पिछले ट्राली जब आई और अपने ट्राली वो मंडी में तो माल ही नहीं जा रहा। हाँ। आप ये मान के चलो कि भी अगर डांड मंडी के अंदर 350 दुकानें थी, उन लोगों ने मुनीम रख रखे हैं जी। क्योंकि आगे पैडी सीजन तो आता ही है, लेकिन आपने मुनीम और स्टाफ तो पूरे एक साल के लिए रखोगे। हाँ। लेकिन गेहूं में आपका जो दूसरे लोग, मान लो एक दुकान पे अगर 2 कंडे काम कर रहे हैं, एक कांटे पे कम से कम 1 तोला और 2 भरने वाले 3 आदमी काम करते थे। 6 आदमी तो एक दुकान से वो भराई तुराई वाले कम हो गए। उसके साथ जो उस पे स्वीपर काम करता था वो बंद हो गया। मतलब बस सिर्फ गद्दियां बिछी हुई हैं, वहाँ काम कोई नहीं। और उसके बाद फिर अब दिक्कत आई थी डांड मंडी को, अगर सीधी एफसीआई खरीद कर रही है तो आपको आड़त नहीं मिलेगी। साइलो डांड की अगर एफसीआई की खरीद है तो आपको आड़त नहीं मिलेगी। वो स्टेट एजेंसी दूसरी वेयर हाउस और हैफर्ड ने खरीदी, उन्होंने आड़त दी। और उसके किसान को क्या दिक्कत है? एक जिम्मेदार, छोटा जिम्मेदार है, सपोज करो उसकी एक ट्राली ही गेहूं की है और वो कटवा दी उसने, अगर वो मंडी में गिरता तो आधे घंटे बाद उसका ट्रैक्टर फारिग, ट्राली वाला झाड़ कर साफ जानदा, वो 500 या 600 रुपए लेने थे। वो अगर अदानी में चले गया, 2 किले की गेहूं लेके आया और अदानी में चला गया, वहाँ उसका टाइम लगभग 2 दिन भी लग सकते हैं। और उसमें अगर ट्रैक्टर वाले को ये कहें भी तेरे को 600 रुपये ही देंगे, तो वो कहता मेरी 2 दिहाड़ी लगी, मेरा तो काम ठप हो गया जी। वही ट्रैक्टर वाला अगर अनाज मंडी में चक्कर लगाता है कंबाइन से, तो वो दिन में 10-12 चक्कर लगा लेता है। और वो अगर अदानी में चला गया तो उसके 2 दिन में 1 चक्कर लगा। लाइन लगती है, तो लाइन लगी 5-5 किलोमीटर की लाइनें लगी रहा। तो ये जो अभी तक डांड कल्ला मतलब पूरे हरियाणा के, अगर मेरे ख्याल से साइलो अभी डांड में ही है, इस वजह से ये चल रहा है। अब जैसे आगे पानीपत में या और जगह हो जाएंगे ना, फिर ये आड़त उड़त वाला सिस्टम ये बंद हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। तो किसान भी फिर तो सीधा यहीं आ रहे होंगे, आपके पास तो बहुत कम संख्या भी होगी किसानों का। अभी तक तो आड़ती का मुनीम आता था और वो उसकी ट्राली उसमें अनलोड करा के जाता था। आने वाले समय में फिर ये भी एक वो है कि आड़ती को बिल्कुल नहीं निकालो बीच से। आड़ती खत्म तो फिर मंडी तो वैसे ही खत्म। जी जी, धन्यवाद भाई सब बातचीत करने के लिए। धन्यवाद भाई। क्या कुछ कहेंगे कैथल वासियों को? कैथल वासियों को पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरा यही वो है कि अगर देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना है, हमारे आपसी भाईचारे को जिंदा रखना है, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। अगर हमने अपने देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है तो लोगों को कांग्रेस पार्टी का साथ और सहयोग करना चाहिए। मैं ये धन्यवाद। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और आज बहुत सारी बातें की कांग्रेस को लेकर और संगठन को लेकर। तो आपको ये बातें कैसी लगी, एक बार कमेंट के माध्यम से अपनी राय भी जरूर दें। धन्यवाद।